रही हूँ कि मेरे को बता के जा। ये रिकॉर्डिंग चलो भाई शुरू करता है डायरेक्टली। आज कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में हमें डिस्कशन करना है, जिसके अंदर वी विल बी सीइंग कि भाई पेपर कैसे लिखना है, कुछ माइनर मिस्टेक्स जो आपके मेजर मिस्टेक्स के अंदर काउंट हो जाते हैं उनको टैकल कैसे करना है, ठीक है। वो सब चीज़ों के बारे में आज थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। पेपर राइटिंग कैसे करनी चाहिए जिससे कि एसएस में आप लोगों को थोड़ा स्कोर ज़्यादा करने में मतलब इम्प्रूवमेंट होगा आप लोगों का पेपर लिखने के अंदर। वो सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि हम लोग सेक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे तो सेक्शन वाइज जो है क्वेश्चंस जो है तुम लोगों को सेक्शन वाइज ही अटेंड करना चाहिए, ठीक है। पहले सेक्शन ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, फिर उसके बाद गो फॉर डी। अब मैं फिर कुछ बच्चे ऐसा कंप्लेन करते हैं कि फिर मैम हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो वाला मेथड, कि हम लोगों को फिर एंड में जब सेक्शन डी लिखने की बारी आती है तब टाइम इतना ज़्यादा बचता नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे उस चीज़ के लिए, तुम लोग सेक्शन डी जो है वो पहले लिख लो, ठीक है। अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि सेक्शन डी में हम लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा तो गो फॉर सेक्शन डी फर्स्ट, फिर उसके बाद तुम बी या सी या ए नहीं लिखोगे, फिर या तो तुम एकदम असेंडिंग में जाओ या तो फिर डिसेंडिंग में जाओ प्रॉपर मैनर में, ठीक है। तो पहले या तो तुम सेक्शन डी, सी, फिर बी और ए लिखोगे या तो फिर इसका उल्टा लिखोगे। सबसे पहली चीज तो ये माइंड में क्लियर रखना है। दूसरा, प्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ट्राई करना है ये जो बक्से वक्से तुम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हो सप्लीमेंट्री के अंदर, या फिर दो मार्जिन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सप्लीमेंट्री आती ही उसी तरीके से है कि तुमको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। इन केस तुमको लग रहा है मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल बनाना है अपने आंसर को, तो उस चीज के लिए तुम एक ही साइड पे, ठीक है, एक साइड पे तुम लोग अपना मार्जिन जो है वो ड्रॉ कर सकते हो और वहां पे अपनी नंबरिंग्स जो है वो कर सकते हो। एक साइड से ज्यादा दूसरे साइड पे करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री के अंदर सबसे बड़ा ध्यान तो तुम वो दोगे, ठीक है। दूसरी चीज जो तुमको याद रखनी है, सेक्शन, क्योंकि हम लोग सेक्शन के बारे में भी बात कर रहे हैं तो सेक्शंस को प्रॉपरली डिफाइन करना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना कि ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। तो इस तरीके से लिखोगे तो जो चेकर होगा उसके लिए इजी होगा सेक्शंस को चेक करना, ठीक है। कोई एक ही इंसान वो पूरा का पूरा पेपर चेक नहीं करता है, सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब बोर्ड्स के अंदर आपके पेपर्स चेक होता है। तो प्लीज थोड़ा ट्राई करना अच्छे से, वो जो तुम हेडिंग लगाओगे सेक्शंस का वो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, थोड़ा बड़ा बड़ा हैंडराइटिंग में उसको लिखना, बॉक्स बना देना फॉर दैट मैटर, वो भी तुम्हारे लिए सही रहेगा। इतना पता चला, ठीक है। ओके, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो बताने, ओके। फिर आपको क्या याद रखना है, सेक्शंस, हर एक नया सेक्शन आप न्यू पेज से शुरू करोगे। समझ में आया? वहां पे तुम लोगों को अपनी कंजूसी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू पे एक्स्ट्रा फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो मन भर के लिखो, बट फिर ऐसा नहीं कि एकदम एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिख रहे हो। मैंने ऐसा भी देखा है, लोग क्या करते हैं अपने आंसर को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं। ऐसी भी आदत मत डाल लेना, ठीक है। ना ही बहुत ज्यादा कंजस्टेड लिखोगे अपने आंसर को और ना ही बहुत ज्यादा खुला खुला लिखोगे। नॉर्मली एक लाइन के अंदर आपके 6 to 7 वर्ड्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना है वरना वो गिच गिच हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? देखो, ऐसे से ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, तो हम लोगों को चेक करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, और बट टाइम फिर कम रहता है चेकिंग के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाइज चेक करना शुरू करते हैं कि आप अगर कीवर्ड्स उसके अंदर दिख रहे हैं तो उसके लिए आपको डायरेक्टली मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। राइटिंग अगर तुम्हारा गंदा रहेगा, कंजस्टेड लिखा होगा, सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है, तुमने कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो, ठीक है, तुम लोगों को एवरेज मार्क देके आगे बढ़ा देंगे, जो हमें नहीं करना है, ठीक है। अगर तुमने पेपर अच्छा लिखा है तो थोड़ा टाइम लेके उसको प्रॉपरली अंडरलाइन भी करो। नाउ, अब मैंने यहाँ के पेपर्स में कुछ ऐसा कुछ कुछ बच्चों ने ही किया है, ठीक है, ऐसा कि अंडरलाइन करने के लिए बोलते हैं तो पूरा पूरा सेंटेंस आप लोग अंडरलाइन कर देते हो, वो नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू टिक द कीवर्ड्स, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है ये पूरा मेरा आंसर है, इसमें ये वाला जो वर्ड है इसके बिना आंसर बन ही नहीं सकता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, तो सिर्फ उस वर्ड को तुम्हें टिक करना है, अंडरलाइन जो है सिर्फ उसी वर्ड को करना है। समझ में आ रही है चीजें? तो ये इतनी चीज तो तुम स्पेसिफिकली याद रखोगे जब भी तुम पेपर लिखने के लिए बैठ रहे हो। मार्जिन एक ही साइड पे ड्रॉ करना है, ठीक है। सेक्शंस जब भी लिखोगे तो या तो असेंडिंग में लिखो या तो फिर डिसेंडिंग में लिखो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा जो टाइम कंज्यूमिंग
मेथड है उसके हिसाब से तुम अपना देख लेना, ठीक है, कि जैसे भी तुम लोगों को लिखना हो। दूसरा, सेक्शंस जब भी लिखोगे थोड़ा बड़ा करके लिखना। थोड़ा बड़ा मतलब इतना भी बड़ा मत लिख देना कि पूरा सप्लीमेंट्री में सिर्फ तुमने ऐसा लिखा है, मतलब ये पेज है, ठीक है, ये दूसरा पेज है, यहाँ पे लिखा है सेक्शन बी, फिर पीछे से तुम लिखना शुरू कर रहे हो, वैसा भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मली 3-4 लाइन लो, उसमें सेक्शन बी लिखो, उसके बाद नीचे से तुम्हें क्वेश्चंस लिखना शुरू करना है। हाँ, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नंबरिंग बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। पूरा आंसर तुमने करेक्ट लिखा होगा, बट वहां पे क्वेश्चन का जो नंबर है वो अगर तुमने गलत डाला है तो हम लोग नंबर के हिसाब से चेक करेंगे, ये नंबर का क्वेश्चन तो ये नहीं है, भले तुमने पूरा आंसर करेक्ट लिखा है, सीधा क्रॉस जाएगा वो। तो प्लीज उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्शियस माइंड के साथ वहां पे बैठना, सही तरीके से थोड़ा जागरूक रहना, वेल अवेयर रहना कि तुम क्या लिख रहे हो, कौन से क्वेश्चन में कौन सा नंबर डाल रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ चीज वो तुम्हें याद रखनी है। फिफ्थ मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम लोगों को कि मार्जिन जो है वो, अगर तुम्हें इतना मन कर रहा है ड्रॉ करने का कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन उससे अच्छा होगा, एक ही साइड पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। एक ही साइड मतलब मैं यहाँ पे बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड की, कि अगर ये आपका पेज है तो एक ही साइड पे आप छोटा सा, वो भी आप स्केल से ड्रॉ करते हो ना, ताकि ऐसे जैसे इंग्लिश में करते थे, पैराग्राफ एक सही तरीके से लिखा जाए, नोटिस राइटिंग की तरह उसके बाहर जो है वो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतना एक मार्जिन से भी काम हो जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड व्हेन एवर यू आर राइटिंग योर सप्लीमेंट्री, ठीक है। स्पेशली एसएस के लिए ये चीजें तुम लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, ओके, थोड़ा और अगर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सेक्शन ए के बारे में, तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ डायरेक्टली आंसर लिख के जाने देता है, ठीक है। आई विल सजेस्ट यू कि सेक्शन ए को भी थोड़ा सही तरीके से लिखना। जैसे कि तुम अगर यहाँ पे सेक्शन ए का हेडिंग अच्छे से लगा रहे हो, ठीक है, फिर उसके बाद है ना, ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऐसा आंसर 1, और आंसर फिर इधर लिखते हैं, ये है आंसर, फिर आंसर 2, फिर यहाँ पे लिखते हैं अपना आंसर, या तो फिर इधर कोने में लिखते हैं। तो ऐसी सब हरकतें मत करना, ठीक है। नॉर्मल जैसे तुम लोग मार्जिन में लिख रहे हो वैसे ही लिखो। ऐसे लिख रहे हो तो एक सही पैटर्न में लिखो, बट ये तो मैं मना ही करूंगी कि ऐसी इस तरीके से मत ही लिखना, ठीक है। नॉर्मली जो तुम अपना मार्जिन ले रहे हो वो मार्जिन से ही लिखना शुरू करना। नंबर 1 डाल रहे हो, यहाँ पे लिखो अपना आंसर, नंबर 2 डाल रहे हो, यहाँ पे लिखना, ठीक है। अब अगर तुम एमसीक्यू लिख रहे हो तो एमसीक्यू में अपना जो भी नंबर है, नंबर के साथ साथ तुम्हारा जो क्या बोलता है एबीसीडी है, ऑप्शंस है, वो पहले लिखना तुम, ठीक है। पहले ऑप्शन लिखना, उसको ब्रैकेट बना देना, फिर उसके बाजू में उसका पूरा आंसर भी लिखना। समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं जाने वाला है, बट दोनों ही कर लेना तुम लोग, तो दोनों ही इसमें आप काम कर सकते हो। दूसरा, मैच द फॉलोइंग किस तरीके से लिखना है, आई विल सजेस्ट यू कि मस्त अच्छा सा एक टेबल बना लो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चंस आ जाएंगे 1 2 3 4 के, और यहीं पे उसके सामने तुम लोगों को डायरेक्ट डायरेक्ट अपना आंसर जो है वो लिखना रहेगा। समझ में आया। हार्डली 1 मिनट जाएगा इसके अंदर, 1 या 2 मिनट ही जाएगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा। इसमें अभी तुमने भी जो पेपर दिया उसके अंदर तुमने बनाया हुआ है वो बॉक्स, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ऐसा। ओके, दूसरा अगर हम बात करते हैं, अभी मैपिंग के अंदर मैंने बहुत बार देखा है कि प्रॉब्लम्स मैप के अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि लोकेट किस तरीके से करना है, टेबल को किस तरीके से बनाना है, वो नहीं समझ में आया है, अभी भी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो पहली चीज तो मैप के अंदर जब आपको इंडिया का मैप मिल रहा है तो उसके अंदर तुम्हें लिखना नहीं होता है, कहीं पे कुछ भी तुम लोगों को यहाँ पे लिखना नहीं है। तुमको सिर्फ और सिर्फ जो भी तुम साइन दे रहे हो वहां पे उसको सिर्फ लोकेट करना है, दैट्स इट। समझ में आ रहा है। लोकेट अब तुमको करना कैसे, तो उसके लिए भी सेम वे, एक सही तरीके का तुमको सबसे पहले तो टेबल बनाना पड़ेगा इसके लिए। अब यहाँ पे तुम, ओके, यहाँ पे तुमने ऐसा मस्त सा एक टेबल ले लिया, क्वेश्चन वाइज जाओ, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, ठीक है, नंबर 4 होगा वहां पे, और इसको पहले डिवाइड कर लेना 2 से 3 पार्ट के अंदर, क्योंकि एक में तुम पहले क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क तुम लोगों को पूछा हुआ है, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क मान लो पूछा हुआ है, तो यहाँ पे तुम उसका क्वेश्चन डालोगे कि राजा जी नेशनल पार्क है। फिर यहाँ पे तुम उसका लोगो यानी कि साइन, जो भी, मान लो मैं स्टार यूज कर रही हूँ या तो फिर मैं ट्रायंगल यूज कर रही हूँ, सर्कल, स्क्वायर, कुछ भी, जो भी तुम अपना साइन वहां पे डाल रहे हो उसको बना देना उसके सामने, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है उसमें तुम अपना जो भी स्टेट का नाम है वो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये उत्तराखंड के अंदर है तो यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा।
तो यहाँ पे तुम उत्तराखंड का नाम जो है वो इजीली लिख सकते हो। अब जब तुम फिर मैप के अंदर जाओगे, मैप के अंदर उत्तराखंड सबसे पहले सही जगह पे लोकेट करना कि उत्तराखंड कहाँ पे, क्योंकि अभी जो रिसेंट मैप आया था मेरे पास उसमें बंगाल जो है वो कर्नाटका के अंदर था। लिखा सही है, ठीक है, ये झूठ झूठ वाला क्वेश्चन था तुम्हारे पेपर में, तो झूठ के सामने लिखा सही है कि भाई वेस्ट बंगाल में, बट वेस्ट बंगाल लोकेट कहाँ पे किया गया है, कर्नाटका के अंदर, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मैप को पहले तो अपना इंडिया का मैप जो है पॉलिटिकल मैप उसको लेके बैठो, पहले सिर्फ और सिर्फ मैप का एक बार प्रैक्टिस करो कि स्टेट्स कौन से स्टेट्स कहाँ पे लोकेटेड है, पहले वो अच्छे से याद करो, फिर जाके तुम इसके ऊपर पहुंचोगे, ठीक है। तो उत्तराखंड को सही तरीके से तुम्हें पहले लोकेट करना है, उसके बाद उत्तराखंड के अंदर लिखना नहीं है कि ये उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है, या फिर वहां पे राजा जी नेशनल पार्क नहीं लिखना है। क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो तुमने अभी यहाँ पे दिया है ना अपना साइन, उसको जाके वहां पे लोकेट कर दोगे, दैट्स इट, खत्म। उसके अलावा वहां पे एक भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। ये मिस्टेक्स प्लीज आप लोग भी मत करना। एक सबसे पहले तो प्रॉपर टेबल बनाना, क्वेश्चन के नंबर सही से मेंशन करना है, उसके अंदर क्वेश्चन लिखो, या तो फिर आप अपने डायरेक्टली साइन और कौन से स्टेट के अंदर आप उसको लोकेट करना चाहते हो वो स्टेट का नाम लिख दो, ठीक है। उसके बाद मैप के अंदर जाके सिर्फ और सिर्फ आपको उस जगह के ऊपर लोकेट करना है जो भी आपने साइन का इस्तेमाल किया है, नथिंग टू राइट देयर, कुछ भी वहां पे लिखने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो ये आज का सेशन इसके लिए तो इतना ही है कि भाई तुमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है सप्लीमेंट्री में लिखने के वक्त। दूसरा भाई राइटिंग का प्लीज थोड़ा खास ध्यान रखना, ठीक है। पहले एकदम फासम फास भगा दिए तुम, ठीक है, केमिस्ट से पढ़वाना पड़े ऐसी हैंडराइटिंग में लिख के चले गए, फिर सेक्शन डी तुम सुंदर अक्षरों से लिखने की कोशिश करोगे तो वो चीज नहीं चलती है, ठीक है। पूरा ही थोड़ा शांति से रखो। अब इसके लिए तुम क्या करोगे, टाइम मैनेजमेंट तुम लोगों को कैसे करना है, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो ओल्ड वीडियोस में जरा वापस पीछे जाना, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने ये चीज ऑलरेडी तुम लोगों को एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो वो वीडियोस में तुम चेक कर सकते हो जिसमें मैंने एक सटीक तरीका बताया हुआ कि इस तरीके से अगर आप पेपर को लिखोगे, टाइम को मैनेज करोगे तो आराम से तुम्हारा पेपर जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके। अब ऐसा है कि रिसेंट वाले पेपर्स में मैंने ऐसा भी देखा है कि तुम एक पेपर में क्वेश्चन लिखना शुरू करते हो, ठीक है, मान लो, एक मिनट रुक जाओ अभी, एक्सक्यूज मी, वेट। अब तुम्हारी वो मिस्टेक है इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ। अब तुम मान लो एक पर्टिकुलर पेपर में यहाँ पे ये वाले पेज पे तुमने अपना क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो लिखना तुम लोगों ने शुरू कर दिया। आई, एक तो ये बालों के चक्कर में है ना, गंजा होना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। नंबर 1 तुमने यहाँ से लिखना शुरू किया, ठीक है, फिर क्या करते हो, ये वाला पेज तुम्हारा भर गया तो तुम बाजू वाले पेज में जब शिफ्ट हो रहे हो तो वापस से यहाँ पे नंबर 1 लगाते हो, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। देर इज नो नीड टू स्पेसिफाई। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये पेज खत्म हो रहा है, ठीक है, इसके बाद अगर यही पेज है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यहाँ से तुमने जो भी कॉन्टिन्यूएशन होगा तुम वहां पे लिखने वाले हो, तो उसको वहां पे वापस मेंशन करने की जरूरत होती ही नहीं है। समझ में आ रही है चीजें, ये उल्टा जो चेकर है ना उसको कंफ्यूज करता है, हम लोगों को वापस पीछे जाके देखना पड़ता है कि अरे फर्स्ट क्वेश्चन तो उसने पहले लिखा था, अब दूसरी बार यहाँ पे क्यों लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो देर इज नो नीड कि तुम एक ही क्वेश्चन को दो दो पेज के ऊपर लिखोगे, ठीक है। अब अगर ऐसा कभी हो रहा है तुम्हारे साथ कि भाई एकदम से तुमने छोड़ दिया है क्वेश्चन और फिर तुमको बाद में से याद आ रहा है कि वो वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो अभी मेरे को आने लगा है अचानक से, सेक्शन बी में से कोई है मान लो, तो वो पहले का क्वेश्चन तुमको तब नहीं आ रहा था, पीछे से आने लगा है, तो तुम वहां पे नीचे ऐसे नोट पूरा कथा नहीं लिखनी है कि सॉरी, ठीक है, ये सब चीजें नहीं लिखना है, क्योंकि ये होता है पेपर के अंदर कि सॉरी बाय मिस्टेक मुझसे ये हो गया, आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज, नहीं, सीधा तुम क्वेश्चन मेंशन कर दो कि दिस इज ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट्स इट। वो पीछे वाला चेकर वहां से चेक कर लेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर, आपने क्वेश्चन नंबर लगाया है तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को चेक कर ही लेंगे। समझ में आ रहा है, तो वहां पे इतना ज्यादा लंबा चीज सॉरी वगैरह लिखना, ठीक है, वो सब चीजें नहीं करना है, जय माता दी ने सॉरी, श्री गणेशाय नमः, अरे हमें पता है कि तुम लोग भक्त हो, बट नो नीड टू मेंशन दोज थिंग्स इन योर आंसर, ठीक है। थोड़ा अपना रिलीजियन अपने प्रोफेशनलिज्म से थोड़ा तो अलग रख सकते हो तुम लोग। अगर मैं पहले से ये आंसर आता ये नहीं आता तो एक पेज छोड़ लास्ट का एक पेज मैंने छोड़ के नेक्स्ट सेक्शन, हाँ चलेगा, बट फिर उस पेज को तुम भरने वाले हो कि नहीं भरने वाले हो।
वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि उस नहीं पेज तो को तुम भरने अगर वाले हो मेरी कि नहीं क्लास में भरने वाले हो। इतनी बड़ी तो तो फिर कंपलसरी है तो आप उसके ऊपर क्रॉस पहले से करके जाना, ठीक है? आप उसके ऊपर क्रॉस जो है वो पहले से करके जाना। तो वो चल जाएगा, क्योंकि वो लोग पीछे फिर दिख ही जाएगा ना कि आगे के सेक्शंस तो फिर पीछे लिखे ही हुए हैं। सेक्शन बी में ऐसा हो सकता है कि भाई तुमने एक जगह छोड़ी हुई है, फिर वो नहीं हो रहा है, तो बट हाँ, फिर क्रॉस उसके ऊपर करके ही जाना, ऐसा है। पीछे के भी जब तुम्हारे सप्लीमेंट्रीज एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं तो क्रॉस कर देना, कोई उसके अंदर इश्यू नहीं है। बट अगेन बता रही हूँ कि भाई टीचर्स को ऐसे रिझाने के लिए या फिर उनसे मार्क्स गेन करने के लिए अपना जो दुख भरी भरी व्याख्या है वहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? उनको नहीं फर्क पड़ने वाला है, वो लोग वहां पे चेक करने के लिए बैठता है, ठीक है? कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, वो सब चीजें वहां पे मेंशन नहीं करनी होती है, ठीक है? चलो, मोटा मोटा तो यही चीज है जो ध्यान में रखना है, और कोई पॉइंट्स अगर याद आए तो देखते हैं।